हेलो दोस्तों, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि वकील साहब ये बताइए कि तलाक एक्चुअल में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, विवाह कोई भी करता है तो तलाक लेने के लिए नहीं करता है, लेकिन कुछ मजबूरियां आ जाती हैं जिसकी वजह से आदमी तलाक लेने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसी कौन से कारण हैं जिसमें तलाक अवश्य लेना चाहिए और ऐसी कौन से कारण हैं जिसमें तलाक लेने से हम बच सकते हैं। आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। देखिए, शादी के बाद तुरंत यदि पता चल जाता है कि लड़का या लड़की में से कोई इंपॉर्टेंट है, उस मैरिज को कंसीव करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे विवाह को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। तुरंत डाइवोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। या ये पता चलता है कि दोनों में से कोई एक या दोनों ड्रग्स के इतने शौकीन हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने के काबिल नहीं है। या फिर ये पता चलता है कि किसी ने एक वाइटल इंफॉर्मेशन दूसरे से छिपाई है, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, जो किसी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, विदेश में नौकरी करने से संबंधित हो सकती है। तो ऐसे संबंध को भी आगे बढ़ाने से बहुत ही दुख रहेगा मन में। कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जिसका कि शादी पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला हो, कोई वनरल डिसीज हो, कोई सेक्सुअल डिसीज हो, या कोई और कोड़ हो, या कोई और इस तरह की बीमारी हो, तो ऐसे रोगों के साथ किसी व्यक्ति के साथ नहीं रहा जा सकता। तो बिल्कुल भी उचित नहीं है उस शादी को प्रोलॉन्ग करना। भूल जाइए सामाजिक व्यवस्था, भूल जाइए कि शादी तोड़ने से हमारा सामाजिक अपमान होगा। कोई अपमान नहीं होगा। यह आपकी जिंदगी है, आपको जीनी है ये जिंदगी। समाज क्या करेगा? समाज थोड़ी ना आपके लिए एक स्पाउस लाके देगा। उस विवाह को तोड़िए और नई जिंदगी जीने की कोशिश कीजिए, नया साथी तलाश कीजिए। लेकिन हाँ, साथ ही साथ अगर किसी फैमिली में दहेज की बहुत मांग बनी रहती है, निरंतर पैसा मांगते रहते हैं, निरंतर कोई ना कोई फेवर मांगते रहते हैं, दहेज की ऐसी मांग को मैं बिल्कुल नकारता हूं और ऐसे विवाह को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर लड़की के साथ निरंतर मारपीट की जाती है तो भी तलाक के लिए तुरंत अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सम्मान की जगह लड़की का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई लड़का लड़की अपने पूर्व के किसी प्रेम संबंध को बनाए रखता है या रखती है, तो ऐसे भी विवाह को कंटिन्यू करना अच्छी बात नहीं रहेगी, हमेशा नुकसान ही होगा। लेकिन हाँ, कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी अवस्था में आप ये सोच सकते हैं कि इस विवाह में वेट किया जा सकता है, अभी तलाक की तरफ ना बढ़े हम। जैसे कि कम कमाता है लड़का, जो है जितना अपेक्षा करते थे आप लोग उससे कम कमाता है, किसी बारे में थोड़ा सा झूठ बोला गया है, उसकी एज के बारे में झूठ बोला गया है, इनकम के बारे में झूठ बोला गया है, या छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप तलाक के लिए एकदम से उद्यत ना हो, थोड़े समय इंतजार करें, सारे परेशानियां दूर हो जाती हैं और वैवाहिक संबंध अच्छे से चलने लगता है। अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो डाइवोर्स के लॉज हैं वो बहुत सारी चीजों को लिमिटेड कर देते हैं, और मैं राजनीतिज्ञों से ये अपील करना चाहता हूं, ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इन कानूनों का पुनर्अवलोकन करें, दोबारा से पढ़ें और उसमें नेसेसरी अमेंडमेंट करें। जैसे एक रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है सेक्शन 14 में कि कोई भी डाइवोर्स की पिटीशन शादी के 1 साल के अंतराल में दायर नहीं की जा सकती, यानी शादी के 1 साल के बाद ही डाइवोर्स केस फाइल किया जा सकता है। अब किसी को शादी के तुरंत बाद पता चल गया कि मारपीट हो रही है, दहेज से मांगा जा रहा है, तो वो 1 साल तक के लिए क्यों इंतजार करे? अरे तुरंत उसको फाइल करने की परमिशन दीजिए, वो अपना नया जीवन जिए। 1 साल वैसे ही हमारे यहाँ कोर्टों में, अदालत में मुकदमे बहुत समय तक पेंडिंग रह जाते हैं,
1 साल की आपने और रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये रिस्ट्रिक्शन खत्म होनी चाहिए हर हालत में। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने विवाह को तोड़ने के लिए अदालत में नहीं आता। कोई भी व्यक्ति अदालत में या वकील के पास सिर्फ तब जाता है जब उसके सारे रास्ते कंप्रोमाइज कराने के बंद हो जाते हैं। आपके ये रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको हटाने का प्रयास करें। अच्छा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में 1 साल का वेट तो वहां करना पड़ेगा और 6 महीने का आपको रिकंसिलिएशन के लिए टाइम दिया जाता है। यानी 1.5 साल का पीरियड एक स्टैट्यूटरी बार लगा रखा है कोर्ट ने, लॉ ने। तो इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां पर दोनों लोग तैयार हैं डाइवोर्स के लिए, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रहे हैं, वहां पर उनको इमीडिएट डाइवोर्स ग्रांट होना चाहिए। आज की तारीख में जो रिकंसिलिएशन सेंटर्स बनाए गए हैं वो 498A के केस में तो उपयोगी साबित हो रहे हैं, लेकिन डाइवोर्स के केस में बिल्कुल अनुपयोगी हैं। मैं फिर वही बात कहूंगा कि कोर्ट में आदमी तभी आता है जब उसके समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब कोर्ट पिटीशन फाइल करने के बाद उसको रिकंसिलिएशन सेंटर में रिकंसिलिएशन के लिए 1-2 डेट्स के लिए भेजता है। उस रिकंसिलिएशन का आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? जब कोई रिजल्ट फ्रूटफुल अगर नहीं निकल रहा है तो खामखामे मुकदमों को देर करने का, लेट करने का क्या उद्देश्य है? इस रिकंसिलिएशन सेंटर को भी खत्म करना चाहिए, ये प्रोसेस भी अमेंड होना चाहिए। डाइवोर्स में कुछ पॉइंट्स बहुत उलझे हुए होते हैं, उनका भी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, जब शादी होती है तो मैं माता पिताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लड़की को दहेज बिल्कुल ना दें। आप ऐसी जगह विवाह करें जहां पर लड़की सुखी रह सकती हो और जहां दहेज की बिल्कुल डिमांड ना हो। किसी भी प्रोस्पेक्टिव 498A के मुकदमे से आप बच जाएंगे। लड़के वालों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दहेज को स्ट्रिक्टली मना कर दें, क्योंकि जब आप दहेज लेंगे और कोई झगड़ा होगा तो लड़की आपको ताना देगी, और ताना ही नहीं देगी, 498A के पॉसिबल मुकदमे आपके ऊपर दायर किए जा सकेंगे। तो दोनों पक्षों को यह ध्यान रखना चाहिए कि दहेज की इस कुरीति को खत्म करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं साहब, हमने पार्टी में 1 लाख रुपए खर्च किया, 5 लाख खर्च किया, 50 लाख खर्च किया, 1 करोड़ रुपए खर्च किया, यह भी हमें वापस मिले। पार्टी आपने बच्चों के लिए नहीं खर्च की थी, पार्टी बच्चों के लिए नहीं की थी, पार्टी आपने समाज में अपना स्टेटस ऊपर बढ़ाने के लिए की थी। आपके अपने लोग आए थे वहां पर, तो उसका खर्चा वापस मांगने का कोई मतलब नहीं होता। 498A का जो प्रेशर बिल्टअप होता है कि सारा खर्चा वापस दिया जाए, उसमें कैश जो पेमेंट किया, चलिए वो वापस मिलना चाहिए। जो ज्वेलरी दी, जो फर्नीचर दिया, जो अन्य गिफ्ट दिए, वो वापस मिलना चाहिए। लेकिन पार्टी का खर्चा कैसे वापस मिल सकता है? इस पे सभी अभिभावकों को विचार करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को आप एजुकेट करें, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, जिससे वो अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकें, इस तरह की घटनाएं उनके साथ ना हो, और अगर कभी होती है तो वो उसका विरोध करने में समर्थ हो। और केवल विरोध करने में समर्थ ना हो, इसके बाद की लाइफ अकेले जीने के लिए भी वो तैयार हो, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। इस बात के लिए बच्चों को एजुकेट करना बहुत आवश्यक है। हर एक बच्चे को अपना पार्टनर खुद चुनने दें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगर वो पार्टनर खुद चुनने लगेंगे तो लड़ाई झगड़े और तलाक के मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे। लड़कियों को दहेज ना दें, अपनी संपत्ति में से हिस्सा दें। उनका फ्यूचर बनाने के लिए उनके पास डिपॉजिट उनके नाम से बना के रखें। अगर इस तरह से आप करने लगे तो सारे झगड़े आपके डाइवोर्स के 50% तक खत्म हो जाएंगे।
ना लड़के वाले दहेज लें ना लड़की वाले दहेज दें। जो भी प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उसको दे दें या प्रॉमिस कर दें कि ये हिस्सा तेरे को मिलेगा। दोस्तों, ये एक सामाजिक प्रश्न मैंने आज जवाब दिए, कोई कानूनी बात नहीं की है। बहुत से लोग मुझसे इन सामाजिक प्रश्नों का हल पूछते थे तो मैंने इनका उत्तर दिया। कोविड के पीरियड में आप सब लोग सावधानियां बरत रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। जो भी हमारे डॉक्टर्स या गवर्नमेंट हमें डायरेक्शंस दे रही है उसके हिसाब से आप सब लोग अपने अपने सावधानियां बरत रहे होंगे। हमारे यहाँ कोर्ट में भी बहुत सावधानियां बरती जा रही हैं। अभी फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट्स में नहीं हो रही है, तो सभी लोगों के मुकदमे रुके हुए हैं। हम सब लोगों को इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन हाँ, फ्रेश फाइलिंग हर केस की हो रही है। डाइवोर्स के मुकदमे भी फ्रेश फाइलिंग हो रही है, फिजिकल फाइलिंग भी हो रही है और ऑनलाइन फाइलिंग्स भी हो रही हैं। लॉयर्स रेस्ट्रिक्टिवली क्लाइंट से पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं और